हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। और हम पढ़ रहे थे मूल विधि में हमने क्या क्या करा दिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो है महिलाओं और बच्चों ये भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। और पर्यावरण संरक्षण ये भी हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण। ठीक है ना। ये ऊपर वाले टॉपिक जो है एक एक वीडियो में पूरे फुल कंप्लीट करा चुके हैं। और आपको पता है घटना चक्र की बुक है, कितनी अच्छी बुक है आपको ये पता होगा। उसमें सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस तरह से। और इसमें जो है जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दे रखे हैं। तो उसकी भी वीडियो एक बना देंगे कंप्लीट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक हम आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें जो है ये वाले जो हैं सूचना का अधिकार अधिनियम ये भी होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिर आयकर अधिनियम, यातायात नियम और भूमि सुधार ये टॉपिक रह गए हैं, अभी ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। देखिए, इस का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण संरक्षण अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को अधिनियमित किया गया था और इसे 28 सितंबर 1993 से लागू किया गया था। यहाँ से देखो कौन सा पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो ये जो है देखो आया हुआ है 2021 में। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 8 अध्याय तथा कुल 43 धाराएं हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए हंसा मेहता जिम्मेदार थे। कौन थे जिम्मेदार? हंसा मेहता। ये नाम याद रखेंगे। ठीक है ना। समान बनाने के लिए कौन जिम्मेदार थे? हंसा मेहता। उसके आगे है देखो, अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं दे रखी हैं इसमें देखो। सशस्त्र बल। सशस्त्र बल क्या होता है? सशस्त्र बल से सेना, नौसेना और वायुसेना जानी जाती है तथा इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल भी है। उसके आगे है अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है कि अध्यक्ष से केंद्रित आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। उसके आगे है मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 में विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय पीठ संविधाओं में समाहित हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय पीठ संविदा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पीठ संविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पीठ संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई एवं अन्य पीठ संविदा या अभिसमय जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें अंतर्राष्ट्रीय पीठ संविदा कहा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति आयोग। संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित महिला आयोग अभिप्रेत है। लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन किसी एक देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं NHRI का एक वैश्विक तंत्र है। क्वेश्चन आया हुआ है ये। मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के वन के अनुसार मानव अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 3 में दे रखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। आयोग निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा। पहला है एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश रहा है। दूसरा है एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तीसरा है एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। चौथा है 3 सदस्य जिसमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी, ऐसे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। देखिए क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे गए, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पदेन सदस्य समझे जाएंगे। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है पूछा जाता है। ये देखिए कितनी बार आया हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उपयुक्त की नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी। धारा 4 में दे रखा है। पहला है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य, और तीसरा है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री सदस्य, चौथा है लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, पांचवा है राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा, और जो है छठा है राज्यसभा का उपसभापति जो है सदस्य होगा। उसके आगे है अध्यक्ष या सदस्य अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच एवं रिपोर्ट पर
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होना, अपने पद के अतिरिक्त किसी सवेतन नियोजन में होना, मानसिक या शारीरिक शिथिलता एवं विकृतचित्त का होना, या नैतिक अधमता के किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराया जाना और कारावास से दंडाधिष्ट होना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि धारा 6 में दे रखी है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले हो तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्त का पात्र होगा। ठीक है, उसके आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्त की आयु 70 वर्ष है। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्त का भी पात्र होगा, परंतु कोई सदस्य अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ही पद धारण करेगा। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र अध्यक्ष और सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नियत वेतन और भत्ता मिलेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग छोटी, अस्पष्ट, नाम रहित आदि शिकायतों पर विचार नहीं करता है, धारा 8 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं से संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से 1 वर्ष की अवधि से पहले हुई थीं, धारा 8 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा, धारा 8 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं यहाँ से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतंत्र संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। आयोग के निम्नलिखित कृत्य हैं, धारा 12 में है। पहला है स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा उसके सामने प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण या उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करेगा। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के प्रतिक्रमण का कथन है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना। किसी जेल या अन्य संस्था जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन लिए निरुद्ध किया जाए, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना।
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधित जानकारी का प्रसार करना। छठा है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। आयोग को किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जैसे पहला है साक्षियों को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना। दूसरा है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। तीसरा है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। चौथा है साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना आदि। राष्ट्रीय आयोग ऐसे भवन या स्थान में जहां जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है प्रवेश कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा। छठा है जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। सातवां है आयोग यथास्थिति केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। धारा 13 में है राज्य मानव अधिकार आयोग। धारा 21 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। पहला है एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या उस राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है। जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष को छोड़कर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार अधिसूचना और विनिर्दिष्ट करे। राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि वारंट द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु यह नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएंगी जो निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी। पहला है मुख्यमंत्री, इसके सामने है अध्यक्ष। दूसरा है विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य। संबंधित राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री। विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य। जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से लिखित में राज्यपाल को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। कुछ अन्य परिस्थिति में भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होने पर, अपनी पदावधि के दौरान किसी सवेतन नियोजन में लगे रहने पर, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य
के कारण विकृतचित्तता आदि। अध्यक्ष अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो पद धारण करेगा। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक तथा पुनर्नियुक्त का पात्र होगा, परंतु 70 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष और सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन एवं भत्ता मिलेगा। राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। धारा 22 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। धारा 23 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे राज्य विधानसभा को अग्रेसित करेगा। धारा 28 में है। देखते जाना क्वेश्चन यहाँ से कितने पूछे गए हैं। मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के अतिक्रमण के उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय का गठन करेगा। धारा 30 में है। मानव अधिकार न्यायालय का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत किया जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। धारा 30 में है। पहले से ही किसी से सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय बनाया गया हो। राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। ऐसे अधिवक्ता जो 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किए हैं लोक अभियोजक नियुक्त हो सकते हैं। विविध मिसलेनियस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सरकार संसद में समयक विनियोग के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार विधानमंडल में समयक विनियोग के पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का प्रतिक्रमण गठित हुआ है 1 वर्ष के समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा। धारा 40 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए नियम बना सकती है, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, प्रशासनिक वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए। धारा 40 के अंतर्गत बना नियम कुछ परिस्थितियों में भूतलक्षी हो सकता है। धारा 41 के अधीन राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बना सकती है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 19 जुलाई 2019 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा ने 22 जुलाई 2019 को इस विधेयक को पारित किया। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन प्रस्तावित करता है। यह विधेयक निम्नलिखित प्रमुख उपबंध प्रावधानित करता है। पहला है, यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश
अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया जा सकेगा, जिनमें एक महिला होगी। विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित किया जा सकेगा। किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। विधेयक द्वारा आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। जनहित याचिका। जनहित याचिका जिसे संक्षेप में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। यह याचिका है जो कि जन लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। उच्चतम न्यायालय में भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की। जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये देखो कितना पूछा गया है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थित लोकस स्टेंडाई के पारंपरिक नियम में डील देकर जनहित याचिका को पेश किया गया था। जनहित याचिका द्वारा सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। जनहित याचिका निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों का सामूहिक हित, जो जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित ही सम्मिलित हो। जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। जनहित याचिका राज्य, केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है, परंतु यदि किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी
के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे यदि कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य, भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाने। न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भागवती भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माने जाते हैं। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक ऐसी जनहित याचिकाएं दायर की हैं जिनकी फीस नहीं ली गई। भारतीय संदर्भ में PIL न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। लोकहितवाद किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका को जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जाती है जिस प्रकार से रिट आदेश याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है और इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 प्रतियां दाखिल करनी होती हैं। प्रतिवादी को याचिका की एक प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो। पहला है व्यथित व्यक्ति द्वारा। दूसरा है सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। तीसरा है उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी अन्य कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते। जनहित याचिका PIL एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी दायर की जा सकती है। यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के दायर की जा सकती है। जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश। इनमें प्रतिकर औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं। दूसरा है अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है। जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है। राष्ट्रीय, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के रूप वकील की सेवाएं प्रदान कराए जाने का प्रावधान है। यदि कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की जाती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। पहला, जब गरीबों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो।
दूसरा, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो। तीसरा, जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। चौथा, जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो। पांचवा, जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशानी हो। छठा, जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो। सातवां, जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रहा हो। आठवां, जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। 9, जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए। 10, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ। 11, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए। 12, उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए। 13, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए। 14, व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए जिससे यातायात में कठिनाई न हो। उसके आगे है, एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जनहित याचिका जाहिर भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक समानांतर रूप से हुआ। जनहित याचिका को मध्यम वर्ग के सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया है। जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है। इस प्रकार की जनहित याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका P.N. भगवती ने प्रारंभ की थी। जनहित याचिका का लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है। ये समूह हित में काम आती है, न कि व्यक्ति हित में। यदि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। जनहित याचिका को स्वीकारना या अस्वीकारना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। लोकहित पहला है, लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें दायर कर सकता है। दूसरा, न्यायालय को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर इसे जारी की जा सकती है। न्यायालय को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। चौथा है, ये राज्य के साथ ही निजी संस्था के विरुद्ध भी दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। जनहित याचिका से लाभ, इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में
चेतना बढ़ती है। दूसरा है, यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को बेहद बनाती है। तीसरा है, इसमें व्यक्ति को कई नए अधिकार मिल जाते हैं। यह कार्यपालिका तथा विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती है। यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ है, तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आवेदन दे सकता है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय में पत्र लिखकर भी उपचार की मांग कर सकता है। न्यायमूर्ति भगवती ने आगे यह भी कहा है कि न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से इस याचिका का लाभ नहीं लिया जा सकता। भारत में जनहित याचिका के विकास के कारण न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने कहा कि न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग को रोककर जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान करना होगा जिसमें दलित एवं कमजोर वर्ग का शोषण व अन्याय समाज से समूल समाप्त हो जाए, चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक आविष्कार क्यों न करना पड़े। उपयुक्त विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए तथा न्याय की महत्ता को बनाए रखने के लिए जनहित याचिका का विकास हुआ। भारत में इसके विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह समाज के सभी वर्गों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करें। न्याय की प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण कोई न्याय से वंचित न रह जाए। संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में यह निहित किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। चौथा है, जनहित में लोगों के हितों की रक्षा की जाए। पांचवा है, जहां अधिकार वहां उपचार को विस्तृत रूप से प्रयोग में लाना। छठा है, न्याय को व्यवहारिक बनाना। सात है, प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देना। अब देखिए यहाँ पे आ गया जनहित याचिका का उद्भव एवं उद्देश्य। जनहित याचिका का उद्भव एवं उद्देश्य 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफ़ी विस्तार हो गया था। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन भी आने लगे हैं, पूछे जाते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई है। इस याचिका के द्वारा वकील कमजोर, पिछड़े एवं उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय व्यवस्था के समक्ष रखते थे। PIL सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। निजी मामले जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, जनहित के वकील किसी व्यक्ति या समूह की समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से पेश करने में सहायता प्रदान करते थे, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। अमेरिका में लोकहित याचिकाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण जनता की समस्याओं का निदान करने में प्रशासनिक एजेंसियों की चूक थी। इंडियन कार्बाइड
निगम बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति रंगनाथ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना तथा उन्हें उपयुक्त उपचार दिलाना है। साथ ही जो विधि के ज्ञाता है उनको समाज को शिक्षित करना चाहिए ताकि उनमें कर्तव्य बोध जगे और वे गुमराह होने से बचें। जनहित याचिका द्वारा न्यायिक सक्रियता। न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता को प्राप्त करने में सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान जनहित याचिका को जाता है। भारत में जनहित याचिका के लिए न्यायिक सक्रियता ने नींव रखी। किसने नींव रखी? न्यायिक सक्रियता ने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट रिलीजन्स है। रिलीजन नहीं है, लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। वर्ष 1986 में सभी प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर न्यायमूर्ति भगवती ने मात्र एक पोस्टकार्ड को याचिका के रूप में मान्यता प्रदान कर न्याय प्रदान किया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसमें पात्रात्मक अधिकारिकता के तहत अनेक महत्वपूर्ण तथा न्यायिक मामलों को निर्णीत किया। MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में निर्धारित किया गया कि कोई भी निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है, केवल उस न्यायमूर्ति के नाम जो उसके राज्य से आया हो। पत्र के साथ शपथ का होना आवश्यक नहीं है। MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया। सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। न्यायालय ने मृतक की मां को 75,000 रुपये उदाहरणात्मक प्रतिकर देने का निर्देश दिया। मां की ओर से याचिका महिलाओं की सहेली नामक संस्था के द्वारा संस्थित की गई थी। जनहित याचिका हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने में सबसे सशक्त साबित हुआ। जनहित याचिका के कारण हवाला कांड, सेंट किट्स कांड, बिहार का चारा घोटाला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुमत को सिद्ध करने का कांड, यूरिया कांड और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवनों का आवंटन घोटाला, पेट्रोल पंपों के आवंटन घोटाले इत्यादि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया। उनमें से कुछ की जांच हो गई और कुछ की हो रही है। देविका विश्वास बनाम भारत संघ जनहित याचिका के जरिए नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई। महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिका की भूमिका। महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय
दिलाने तथा उसके संरक्षण हेतु न्यायालयों के द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित मामला उल्लेखनीय है। गौरव जैन बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने अवलोकन किया कि राज्य गैर सरकारी संगठनों और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे इनकी देह व्यापार में संलग्न महिला की सहायता के लिए आगे आएं, उन्हें अभियोचित होने से बचाएं, उनके पुनर्वास में मदद करें ताकि वे पुनः गरिमायुक्त जीवन जी सकें। वे पुनः लाल बत्ती क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए न सोचें। उनके विवाह की व्यवस्था की जाए। उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान करें। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ जनहित याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनेक मापदंडों का निर्धारण किया। पहला, मामले के प्रारंभ से अंत तक पीड़ित महिला की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए। ऐसा यौन शोषण की शिकार महिलाओं की मनोदशा एवं व्यथा के लिए आवश्यक है। सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। अभियुक्त को दंडित एवं पीड़िता को उचित प्रतिकर दिलाया जाए। पूछताछ के दौरान सक्षम अधिवक्ता और महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा। महिलाओं के अधिकारों, हितों, निजता, मान सम्मान, गरिमा आदि के लिए राज्य एवं अन्य व्यक्ति कदम उठाएं। बच्चों के कल्याण के लिए जनहित याचिका की भूमिका। जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने बालकों के शोषण को रोकने के लिए कई उचित निर्णय एवं आदेश दिए। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दिया सलाई बनाने वाले कारखाने में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित न किया जाए। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा अथवा बच्चा, परंतु चिकित्सकीय सुविधा मिलनी चाहिए। शीला बारसी बनाम भारत संघ के राज्य में निर्णित हुआ कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जेल में न रखा जाए। अन्य कई जनहित याचिकाओं में न्यायालय ने निर्णय दिया। पहला, सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाए एवं उनकी सुरक्षा की जाए। बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। बच्चों के लिंग संबंध शोषण को रोका जाए। जनहित याचिका की आलोचना। यह याचिका सामान्य न्यायिक संकलन में बाधा डालती है। इसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पर है अतः उच्चतम न्यायालय में स्वयं कुछ बंधन इसके प्रयोग पर लगाए हैं। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। लैंडमार्क जुडिशल जजमेंट। गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय। D.K. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पहला,
गिरफ्तारी करने वाला या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का सही पदनाम प्रकट तथा स्पष्ट होना चाहिए। इस अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी को दी गई है। तीसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता हो को सूचना दी जाए। कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि पहला है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दूसरा है, विहित अवधि के अधिक समय तक किसी व्यक्ति को निरोध में नहीं रखा जा सकता। तीसरा है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम दीपक महाजन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पहला, गिरफ्तारी केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा ही नहीं बल्कि कुछ दशाओं में अन्य व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है। दूसरा है, गिरफ्तारी के बाद किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में लाना आवश्यक है। शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में शामिल पाया जाता है तो सामान्य तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, यदि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके लिए केस डायरी में विनिर्दिष्ट कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। रसिक लाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पहला है, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तीसरा है, जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं है। आरोप से संबंधित निर्णय शांति बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज मृत्यु के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। पहला, एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। दूसरा, ऐसी मृत्यु सामान्य मृत्यु से भिन्न अर्थात जलने या शारीरिक क्षति द्वारा या अन्यथा कारणों से हुई हो। तीसरा, ऐसी मृत्यु महिला के विवाह से 7 वर्ष के भीतर हुई हो। चौथा, ऐसी महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता किया गया हो या उत्पीड़न किया गया हो। पांचवा, ऐसी क्रूरता आदि दहेज की मांग के संबंध में किया गया हो। आगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC लिमिटेड के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित न्यास भंग के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त किया गया हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से संपत्ति को दुर्विनियोग किया हो या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन किया हो। तीसरा, ऐसा दुर्विनियोग संपरिवर्तन प्रयोग या बेन किसी
किसी विहित विधि या संविदा के उल्लंघन में किया गया हो। साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसे कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हुए हों। दूसरा, सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे की बातों को जानते हों और वे षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजन में सह अभियुक्त हों। तीसरा, करार के सभी पक्षकार षड्यंत्र के दोषी होंगे, चाहे भले ही अवैध कार्य न किया गया हो। चौथा, प्रथम दृष्टया यह दर्शित होना चाहिए कि व्यक्ति कारित अपराध के पूर्व षड्यंत्र का एक पक्षकार था। मृत्यु दंड के संबंध में निर्णय। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां हत्या करने का ढंग व तरीका अत्यंत विभत्स, पैशाचिक और बर्बर हो तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जैसे पहला है, जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति के घर में आग इस प्रयोजन से लगाई गई हो कि वह पीड़ित व्यक्ति उनमें जिंदा ही जल भुन जाए। दूसरा, जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति को क्रूर व अमानवीय दुष्कृत्यों के अधीन इस दुर्भावना से रखा जाता है कि वह ऐसे यातनाओं से तड़प कर मर जाए। तीसरा, जबकि पीड़ित व्यक्ति के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया हो ताकि उसकी पहचान संभव ना हो। चौथा, जबकि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर हो, जैसे एक साथ कई हत्याएं, जैसे कि डकैती अथवा पुश्तैनी शत्रुता के मामले में एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या। महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्यतः कारावास का दंड देना एक सामान्य नियम है, जबकि मृत्यु दंड देना एक अपवाद है, अतः मृत्यु दंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। दूसरा है, मृत्यु दंड देते समय विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। माछे सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पहला है, क्या अपराध से संबंध में कोई असामान्यता है जिस कारणवश आजीवन कारावास का दंड अनुपयुक्त ठहराता हो और मृत्यु दंड अपरिहार्य हो। उसके आगे है, क्या अपराधी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्यु दंड के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं है, अर्थात विरल से विरलतम मामला। उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर विश्लेषण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। महिलाओं से संबंधित अपराध। शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पहला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के काम में क्रूरता का अपराध उपबंधित
है। क्रूरता के अंतर्गत विशेष रूप से दहेज की मांग ही सम्मिलित नहीं है। दूसरा है, यदि किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की विधि विरुद्ध मांग भी की जाती है तो यह क्रूरता है। प्रिया बनाम सीबी केरल के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज के रूप में दिए गए नकद एवं सोने के आभूषणों का दावा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल 2015 सूको के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। न्यायालय ने इस मामले में सिंघू बनाम हरियाणा राज्य 2013 के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया। विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पहला है सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों का सामान्य आज से एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है। दूसरा है, सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जा सकता है। उसके आगे है, यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का सामान्य आरोप लगाया है तो यदि तथ्य साबित हो जाए तो अभियुक्त को सामूहिक बलात्संग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि बलात्कार से पीड़ित महिला को न केवल शारीरिक क्षति होती है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। हत्या के अपराध में उसके शरीर का विनाश होता है, किंतु बलात्कार के मामले में पीड़िता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए चली जाती है। विचारण न्यायालय को अभियुक्ति से साक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले के पृष्ठभूमि में करना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के ए संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्यतः बलात्संग के मामलों में पीड़िता की सहमति न होने की उपधारणा की जाएगी। आसिफा खातून बनाम रुबीना के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन पीड़िता अपने पति के माता-पिता से दूर रहकर आवास का दावा कर सकती है। न्यायालय पीड़िता को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 सूको के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू व्यक्ति की दूसरी शादी अमान्य होगी यदि पहली शादी भंग नहीं हुई है। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण। DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी महिला कर्मचारी को विजय जनित पत्र भेजना, उससे प्रेम प्रकट करना, उसकी खूबसूरती तथा कुशलता की प्रशंसा करना तथा उससे
अनचाही मदद प्रकट करना यौन शोषण की श्रेणी में आता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण कोई व्यापार, उपजीविका या पेशा करने का मूल अधिकार कामकाज के सुरक्षित वातावरण पर निर्भर करता है। विधायिका और कार्यपालिका का यह दायित्व है कि ऐसी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने और इसके परिवर्तन के लिए तंत्र का निर्माण करें। दूसरा है, जब एक श्रमजीवी महिलाओं के विरुद्ध कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधि का निर्माण नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये मार्गदर्शक सिद्धांत काम करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए तथा अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के रूप में अनुपालनीय है। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला है, सभी नियोक्ता या अन्य दायित्वाधीन व्यक्ति जो कार्यस्थल के प्रभारी हैं, उनका यह दायित्व होगा कि वे महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं। दूसरा है, लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। ए, यौन संबंध के लिए मांग या प्रार्थना करना। बी, शारीरिक स्पर्श और उसके लिए आगे बढ़ना। सी, अश्लील साहित्य दिखाना। डी, यौन संबंधी छिटाकशी करना। ई, कोई अन्य शारीरिक या मौखिक यौन आचरण करना इत्यादि। टेप रिकॉर्डर सीडी में रिकॉर्ड की आवाज। जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मेहरा के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्डर के साक्ष्य की गहनता के मार्गदर्शक सिद्धांत टेप रिकॉर्डर के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया। पहला, बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ को सम्यक रूप से पहचानना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड की गई आवाज़ की वास्तविकता को साबित करना चाहिए। तीसरा, समर्थनकारी साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है। चौथा, रिकॉर्ड की आवाज़ विषय वस्तु को साक्ष्य अधिनियम में वर्णित सुसंगतता के नियमों के अनुसार सुसंगत होना चाहिए। हत्या के संबंध में निर्णय। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय खंड में हत्या की कोटि में लाने के लिए निम्न तत्वों को साबित किया जाना चाहिए। मेरा ना हालत थोड़ा थक गया लगातार बोलने से, आवाज़ चेंज होने लगी है। पहला, कोई शारीरिक क्षति कारित की गई हो। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति दुर्घटना जन्य न हो। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो। चौथा, ऐसी क्षति की प्रकृति ऐसी हो जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके आगे है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अभिचार को गैर कानूनी घोषित करती है। इसे जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया। साइबर अपराध से बचाव के संबंध में निर्णय। जनमंच बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को बंद करने के संबंध में राज्य प्राधिकारियों को कोई निर्देश न्यायालय नहीं दे सकता है। दूसरा है, ऐसे वेबसाइटों को बंद करने के संबंध में व्यथित व्यक्ति राज्य प्राधिकारियों को आवेदन दे सकते हैं। वेबसाइट का संचालन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है। व्यथित व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। जयेश एस ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पोर्नोग्राफिक तक पहुंच से बच्चों को दूर रखने के लिए वेबसाइट को बंद नहीं किया जा सकता है। किसी मार्गदर्शन के बिना किसी साइट को रोकना असीमित अवरोध के अधीन है। इंटरनेट एक आधुनिक तकनीक है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। समाज के विकास के लिए आधुनिक तकनीक आवश्यक है। साइबर अपराध को रोकने में भारत सरकार के प्रयास। इस संबंध में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सेवा दाता के लिए दिशा निर्देश, नियम 2011। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी साइबर कैफे के लिए दिशा निर्देश, नियम 2011 आदि। रिश्वत के संबंध में निर्णय। सीएम शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के स्पष्टीकरण में निम्न तत्वों से अपराध गठित होता है। पहला, अवैध परितोषण की मांग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अपराध गठित करता है। दूसरा, करेंसी नोटों की रिकवरी मात्र कोई अपराध गठित नहीं करता है जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने रिश्वत जानते हुए स्वेच्छा से प्राप्त किया है। अखंड प्रताप सिंह बनाम सीबीआई के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन मामले में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी अन्वेषण में कार्यवाही कर सकता है। मृत्युकालिक घोषणा के संबंध में निर्णय। कलावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पहला है, इसमें मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि मृत्युकालिक कथन सत्य एवं स्वेच्छा से किया गया है और न्यायालय उसकी सत्यता में विश्वास करता है तो मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जमानत के संबंध में निर्णय। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रतन मलिक के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि
तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायालय की ऐसी संतुष्टि के बाद ही अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है कि जमानत पर छूटने के पश्चात कोई अपराध नहीं करेगा। युक्त आधार है कि अभियुक्त ने कथित अपराध नहीं किया है। जमानत की सुनवाई के समय लोग अभियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान देना चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम साजिद हुसैन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते समय न्यायालय को निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति। दूसरा, आवेदक का पूर्व इतिहास। तीसरा, अभियोग का उद्देश्य आवेदक की ख्याति को अपमानित करना। चौथा है, यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो क्या वह न्याय से भाग सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में निर्णय। कहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत वह मामले के गुणावन गुण पर विचार कर सकता है, भले ही न्यायालय ने चाहे जो निर्णय दिया हो। दांडिक मामले में राष्ट्रपति साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निर्णय ले सकता है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय में गवाही तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में निर्णय। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अमिताभ बागची बनाम इना बागची के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि वैवाहिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब पति एवं पत्नी दोनों भारत के बाहर निवास करते हैं। सामान्य आश्रय के संबंध में निर्णय। बारेंद्र कुमार घोष के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह जो केवल खड़ा रहता है तथा प्रतीक्षारत है वह भी सेवारत है, अर्थात मामलों में दायी होगा। ऋषिदेव पांडे के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आश्रय यौन मौके पर भी उपलब्ध हो सकता है। महबूब शाह बनाम इम्परर के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आश्रय समान आश्रय या सदृश आश्रय से भिन्न है। सदोष मानबद्ध तथा हत्या के संबंध में निर्णय। आर बनाम गोविंदा के बाद में न्यायमूर्ति ने परीक्षण किया कि हत्या तथा सदोष मानबद्ध में भेद सूक्ष्म है, किंतु वह परखे जाने योग्य हैं। हत्या और सदोष मानबद्ध में मात्र डिग्री का अंतर है। संविधान के संदर्भ में निर्णय। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता को श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ के मामले में बरकरार रखा गया था।
बेरोजगारी संघ मामला 1960 के निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में बरकरार रखा। चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16 के 4 के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया हो तो अनुच्छेद 16 के 1 के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 का उल्लंघन करती है। केरल के उच्च न्यायालय ने फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। A.K. गोपालन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 के बहुमत से दिए गए निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला व्यक्तियों की निजता के अधिकार से संबंधित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि व्यक्तियों की निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कितनी बार पूछा गया है ये देख लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में वैध बनाया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इच्छा मृत्यु जो हम आत्महत्या करते हैं उसके बारे में वैध था, मतलब अब अवैध है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार, जीविकोपार्जन के अधिकार के मुद्दे से संबंधित है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसका नाम भी याद रखेंगे, कभी ये नाम आ जाए यहाँ से, ठीक है ना, ध्यान से। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। सोने का अधिकार मतलब सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि रामलीला मैदान की घटना
बनाम गृह सचिव और अन्य के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है। बिसेट बनाम भारत संघ जनहित याचिका स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है। केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ के मामले में भारत के संविधान में 24वां, 25वां और 29वां संशोधन चुनौती के अधीन थे, अर्थात संशोधन की विधि मान्यता का प्रश्न विचारणीय था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में यह माना गया था कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है और इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 सूखों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए एक स्थायी नियुक्ति कमीशन हेतु आवश्यक कदम उठाए। शीला बरसे बनाम सचिव बाल सहायता सोसाइटी एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और किशोर न्याय प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ये देखो आए हुए भी हैं। संपूर्ण बहरुआ बनाम भारत संघ 2018 सूखों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रत्येक जिले में बाल अनुकूलन अदालतों और अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1997 सूखों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तिथि को रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया था। उसके आगे देखते हैं, कोई आया है फ्रेंड्स, ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से पड़ोस में मतलब गाने इतनी तेज़ बजाते हैं कि उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। उन लोगों का पता नहीं क्या ही करा जाए। उसके आगे चलो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में यह माना कि कठोर दायित्व और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए जोखिम भरे और सहज रूप से संकटपूर्ण कार्यों पर लागू होते हैं। नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में कहा था।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। बेरुबारी प्रकरण के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। शंकरी प्रसाद के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13 के 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं। अभी भी इतना शोर हो रहा है और जबकि मैं कमरे में बना रही हूँ वीडियो, तो एक साथ रहने की ना यही प्रॉब्लम होती है फैमिली में। सज्जन सिंह के बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया, अर्थात अनुच्छेद 13 के 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं। गोलकनाथ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13 के 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां भी शामिल हैं। केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस निर्णय में निम्न बातें स्पष्ट की हैं। पहला, शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के प्रकरणों में दिए गए निर्णय सही थे। गोलकनाथ के प्रकरण में दिया गया निर्णय दोषपूर्ण था, अर्थात अनुच्छेद 13 के 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन विधियां शामिल नहीं हैं। संसद मूलाधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान की आधारभूत संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः यह भी संशोधनीय है। बेरुबारी के प्रकरण को अमान्य कर दिया गया। बेरुबारी के प्रकरण में ही कहा गया था कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये जो है उसका बेरुबारी का प्रकरण जो था वो बाद में अमान्य कर दिया गया था और इसको हिस्सा बना दिया गया था संविधान का। निम्नलिखित को आधारभूत संरचना घोषित किया गया। केशवानंद भारती एवं अगले मामले के कई निर्णयों में पहला है न्यायिक पूर्व विलोकन की शक्ति। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता तथा उसका संघीय स्वरूप। तीसरा है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता। और महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें? संप्रभुता, ये ध्यान रखेंगे प्रमुख जो है। चौथा है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। पांचवा है राष्ट्र की पंथनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक तथा प्रजातांत्रिक स्वरूप। शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य उसके आगे है सातवां कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आठवां है विधि का शासन। 9 व्यक्ति की गरिमा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 10 है संसदीय शासन प्रणाली आदि। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पहला है शब्द तथा हाव भाव गंभीर तथा अचानक प्रकोपनकारित कर सकता है। दूसरा है घातक प्रहार प्रकोपन से उत्पन्न भावावेश के प्रभाव में होना चाहिए। ऐसा प्रहार जो भावावेश के शिथिल पड़ जाने के बाद किया गया हो वह अचानक प्रकोपन नहीं है, अतः अचानक प्रकोपन का लाभ लेकर दंड की मात्रा कम नहीं होगी। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 सुको जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति अयोग्य ठहराए जाएंगे। चंपकम दोहराइन राजन बनाम मद्रास राज्य
1951 SC के मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। यह आरक्षण से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 15 के 1 और 29 के 2 के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लंघन माना। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन हुआ और अनुच्छेद 15 के 4 तथा 9वीं अनुसूचित शामिल की गई। त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। मूलतः एक जनहित याचिका के कारण ही इसकी घोषणा हुई थी। वह याचिका थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, मतलब बिहार राज्य की थी वो। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। SR बॉम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। नार्को ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में निर्णय। सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफी एवं BEAP के संबंध में अभिनिर्धारित किया है कि पहला है, नार्को टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में निहित आत्म अभिशंसा के अधिकार का अतिक्रमण करता है अतः असंवैधानिक है। दूसरा है, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कथन करता है। तीसरा है, नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करते हैं, इसलिए यह अनुमान्य नहीं है। चौथा है, नार्को टेस्ट सदैव संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही किया जाना चाहिए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 सूको के मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद को व्यापक अधिकार है, किंतु संविधान के मूलभूत संरचना को बदलने का अधिकार नहीं है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर। इस मामले में कुल 13 न्यायाधीश थे, जिसमें मतलब 7 से 6 के आधार पर यह निर्णय दिया गया। इंदिरा साहनी केस 1992 जनहित याचिका PIL मामला ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया था। नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 सूको में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है कि यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के बाद में शाह बानो बेगम की जीत हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम व्यक्तिक विधि के विरुद्ध होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शाह बानो बेगम को अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक हो जाने के बाद भरण पोषण देने का आदेश दिया।
SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में मनमानेपन का प्रयोग नहीं करें। उच्चतम न्यायालय ने इस बात में कई दिशा निर्देश जारी किए। बेस्ट बेकरी प्रकरण के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्याय की हत्या हुई थी। बड़ी संख्या में गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने इसे विरल से विरलतम मामला मानते हुए गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया, जहां 17 में से 9 अभियुक्त दोषी पाए गए। जेसिका लाल हत्या प्रकरण। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निठारी सीरियल हत्याकांड। विशेष सेशन न्यायालय ने सुरिंदर कोहली की मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। आरुषि तलवार हत्याकांड। सत्र न्यायाधीश ने आरुषि के पिता एवं माता राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार को आजीवन कारावास सुनाया। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के जुर्म में अजमल कसाब को मृत्यु दंड सुनाया। NOTA जजमेंट 2013 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने मतदान करने में नकारात्मक अधिकार प्रदान किया। मतदान करने में कोई मतदाता यदि किसी उम्मीदवार को मतदान नहीं करना चाहता है तो वह नोटा यानी कि NOTA नॉन ऑफ द अबव बटन दबाकर नकारात्मक मतदान कर सकता है। मुझे भी नहीं पता था ये ऑप्शन होता है क्या। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताएं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के राज्य में। भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई सांसद या विधानसभा के संघ या विधान परिषद के सदस्य 2 वर्ष की सजा में से दंडित किए जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्भया मामला 2014 बहुत ही फेमस मामला है, सभी को पता होगा इसका, दिल्ली में जो हुआ था। निर्भया मामला 2014 में बलात्कार के 5 में से 4 अभियुक्त को मृत्युदंड सुनाया गया है। इस प्रकरण ने विधि में कई संशोधन करा दिया, जैसे आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013। इस संशोधन द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने हिजड़ा को तृतीय लिंग यानी कि थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दिया। सरकार को आदेश दिया कि उसे अल्पसंख्यक समझें और नौकरी, शिक्षा एवं अन्य संस्था में आरक्षण दें। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह धारा इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक चित्र को पोस्ट करने पर गिरफ्तारी करने से संबंधित है। समता
बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों तथा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015 के बाद में मुंबई में 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट के अभियुक्त याकूब मेमन को मृत्युदंड सुनाया गया। डांस वार्स फंक्शनल अगेन 2015 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मुंबई में डांस बार पर लगी रोक को हटाने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया। देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015 के न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी के विनिर्देश के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मानी जाती है क्योंकि इसके नतीजे में अदालत ने यह निर्धारित किया कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आधार संख्या को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाले आय कर अधिनियम 1961 की धारा 139 की AA की संवैधानिक वैधता को बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के A को निरस्त कर दिया था। तलाक ए बिद्दत अर्थात तेहरा तलाक की प्रथा को सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक माना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो कौन सा है, बानो बनाम भारत संघ, इनका 3 तलाक जो होता है। उसके आगे है कोविड के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जून 2021 में रिपक कंसल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। फाइनली ये चैप्टर जो है हमारा, ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया है और ये मैंने कई बार कई पार्टों में बनाया था तब जाके कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जितनी भी वीडियो डाली गई हैं उनको पूरा देखें। आपको ज़रूर इसमें से बहुत सारा फंसेगा। बहुत अच्छी बुक है ये और जो है बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है मेरी तो बहुत, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ट्यूशन फिर खाना
में जन सेवा केंद्र की शॉप भी है, उसको भी मतलब देखना, फिर मेरा अपना पढ़ना भी रहता है, फिर वीडियो, इस चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।